और एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से अमरनाथ की यात्रा को रद्द कर दिया गया। कोरोना की वजह से ये अमरनाथ यात्रा रद्द की गई। ऑनलाइन दर्शन की अब व्यवस्था होगी। 2020 में भी ये यात्रा रद्द की गई थी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए ये खबर है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि श्रद्धालु ऑनलाइन बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि 2020 में भी संक्रमण के कारण इस यात्रा को रद्द किया गया था। और ये खबर जयपुर से है। बीजेपी महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया समेत कई नेता भी मौजूद रहे। संगठन मंत्री चंद्रशेखर, सीपी जोशी, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा, सभी मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके बाद शहर पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, सेवा ही संगठन के माध्यम से मोर्चे के अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपसी गुटबाजी खत्म कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जारी है। अरुण सिंह आज जयपुर पहुंचे हुए हैं। महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक है। बीजेपी के सांसद भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम सीनियर जो लीडरान हैं बीजेपी के, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो राजस्थान बीजेपी का महामंथन जारी है और जो बैठक का एजेंडा है उसके तहत जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाया जाए। महामंत्री मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक होगी। नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। अरुण सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष पूनिया भी इसमें मौजूद है। और जो मनमुटाव की खबरें लगातार सामने आ रही है उनके ऊपर भी उनका भी पटाक्षेप करने की संभावना है, ताकि एकजुटता के साथ बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर से जुट जाए। और बैठक से पहले बीजेपी ऑफिस में सुंदर सिंह भंडारी स्मृति प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं कंटिन्यू कनेक्टेड है बीजेपी ऑफिस से लाइव हुआ है। और अब बात कोटा की, जहां कुन्हाड़ी इलाके में देर रात अवैध शराब बेचने वाले दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष के बाद जमकर चाकूबाजी भी हुई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए, जिनका इलाज कोटा के एमबीएस अस्पताल में जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से युवकों के हाथ में चाकू है और वो आमने सामने होकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कुन्हाड़ी पुलिस जांच कर रही है। और ये तस्वीरें कोटा की। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं उसमें कोटा जिला शामिल है। आए दिन अक्सर सुनने में आता है कि कोटा में चाकूबाजी हुई और यहां पर भी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दो गुटों के अंदर यह खूनी संघर्ष हुआ और एक दूसरे पर चाकू चलाए गए। शाकिर हमारे संवाददाता कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। शाकिर, कोटा एकमात्र ऐसा जिला होगा राजस्थान में जिसमें आए 15वें या 20वें दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। चाकू से होने वाले ज्यादातर अपराध में कोटा का नाम लिया जाता है और इस बार एक बार फिर से तस्वीरें सामने जहां पर सरेआम चाकूबाजी की जा रही है। लगभग सभी के हाथ में चाकू है और एक दूसरे के ऊपर चाकू बरसाए जा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है शाकिर? जी बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं कि कोटा जो है चाकूबाजी के लिए जाना जाता है और ये पिछले कई सालों से कोटा में इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो सामने आती थी। बीच में भी जरूर विराम लगा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है 1-2 साल से घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। और इसमें बड़ी बात यह है कि चाकू की उपलब्धता जो है वो आसानी से देखी जा रही है। हर
शख्स के हाथ में यहाँ पर चाकू है। ये जो मामला है ये अवैध शराब की बिक्री को लेकर के दो गुटों के बीच झगड़ा है और इसमें जो 3 लोग हैं उनके देर रात कल चाकू से चोट भी लगी है, घायल भी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। फिलहाल जो है कुनाड़ी थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी की पूरी तस्वीरें सामने आई है तो बता रही है कि कितने बेखौफ मतलब इनके इरादे हैं और कैसे इनके पास सभी के पास में चाकू आसानी से उपलब्ध है। तो अब इस पूरे मामले में कुनाड़ी थाना पुलिस जांच कर रही है, जो आरोपी हैं उसको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है और दोनों ही पक्षों के जो लोग घायल हुए हैं उसमें 3 लोग घायल हैं, 5 जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है नामजद और 5 अन्यों के खिलाफ। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन इस बीच ये वीडियो सामने आया है जो देर रात एक बता रहा है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर के बीच राह पर जो है हंगामा करते हैं, चाकू लहराए जाते हैं और एक दूसरे को पर चाकू से हमला भी कर दिया जाता है। जी आसिफ। शाकिर, जानकारी के लिए धन्यवाद। उदयपुर शहर के बड़ी तालाब क्षेत्र में बदमाशों द्वारा राहगीरों के साथ हथियार दिखाकर लूटपाट करने की घटना एक बार फिर से सामने आई है। अब गोवर्धन विलास क्षेत्र के दक्षिण विस्तार योजना और जोगी तालाब क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। इन दिनों लेक सिटी में अपराधियों के हौसले अचानक से बढ़ गए हैं और बेखौफ हथियार दिखा रहे हैं। दोनों वीडियो गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। इस वीडियो के बाद पुलिस की रात की गश्त पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात को लेकर 7 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन युवकों पर पंप कर्मी पर चाकू से हमले का आरोप है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का आरोप है कि रविवार को 5 बजे के बाद 6 युवक बाइक से पेट्रोल पंप आए, जिन्हें पेट्रोल डालने से मना किया गया तो वह अभद्रता करने लगे। साथ ही इन युवकों ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस ने सभी 7 को गिरफ्तार कर लिया है। 5-6 लोग आए थे और मोटरसाइकिल को लेकर जो पेट्रोल मांग रहे थे, पेट्रोल में मना कर दिया। कोविड-19 की वजह से जो 5 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, मैंने आज और मना कर दिया था पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। फिर पेट्रोल न मिलने के कारण वो जबरदस्ती करने लगे और गाली गलौज करने लगे। मैंने फिर भी उनको समझाया, अरे भाई गाली गलौज क्यों करते हो। फिर गाली गलौज करने के बाद में वो चाकू चीज़ें निकाल लिया उन्होंने, तो फिर वो तो वार करने लगे। बोल रहे थे सब फ्री पेट्रोल भरो। जयपुर में मालपुरा गेट पर पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी ब्रह्मानंद और कपिल छिंपा को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाकर वसूली करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि 19 जून को परिवादी ने फोन कर पुलिस को सूचना दी थी कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से आए और उनसे 500 रुपए छीन लिए और उनका जिम का सामान भी चोरी करके अपने साथ ले गए। मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए और आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई। दोनों से पूछताछ जारी है। और अब बात एसीबी की, जिसने एक बार शहर घूसखोरों पर फिर से शिकंजा कसा है। भीलवाड़ा में एसीबी ने चेयरमैन संजय डांगी को गिरफ्तार किया तो सीकर में एनसीसी का सीनियर असिस्टेंट घूस लेते गिरफ्तार हुआ, जबकि बूंदी में पटवारी विकास शर्मा को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और भीलवाड़ा की एसीबी ने मांडलगढ़ नगरपालिका चेयरमैन संजय डांगी को घूस लेते हुए दबोच लिया। पालिका चेयरमैन ने ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में 23% कमीशन मांगा था। पीड़ित ने एसीबी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसीपी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में भीलवाड़ा एसीपी के एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण और सीआई शिव प्रकाश टेलर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राशि जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में होती है, उसको जारी करने के बदले में नगर पालिका के चेयरमैन श्री संजय डांगी उनसे 23% कमीशन के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो प्रार्थी की शिकायत पर नियमानुसार अगले दिन 19/6/2021 को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन से परिवार में अंकित आरोपों की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रेप का आयोजन किया है। और अब बात सीकर की, यहां एसीबी ने एनसीसी के सीनियर असिस्टेंट को घूस लेते ट्रैप किया।
एसीबी ने विक्रम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने बताया कि कपड़े सप्लाई करने वाली फर्म से 15,000 की घूस की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त 5,000 लेते एसीबी ने सीनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। और अब बात बूंदी की, जहां बड़ा खेड़ा पटवारी विकास शर्मा एसीबी के हत्थे चढ़ा। एसीबी ने पटवारी विकास शर्मा को 5,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी विकास शर्मा ने फरियादी संजय बड़गुर्जर से उसकी जमीन की नकल और गिरदावरी रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत ली थी। दिनांक 16 को हमारे ऑफिस में परिवादी संजय कुमार यहाँ ऑफिस में आया था और उसने बताया था कि सर मेरे और मेरी मम्मी के नाम गांव बड़ा खेड़ा तहसील इंद्रगढ़ में एग्रीकल्चर की ज़मीन है जो हमने खरीदी है। उस ज़मीन पे कई आदमी ने अतिक्रमण कर रखा है और मैंने सीमा ज्ञान करवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने रिश्वत की मांग करी। हमने उसकी शिकायत का 17 को सत्यापन कराया। सत्यापन में पटवारी ने 2,500 रुपये उससे रिश्वत ले ली और 5,000 रुपये की और मांग की। उस सत्यापन के बाद आज हमने रेप कार्रवाई का आयोजन किया और पटवारी को 5,000 रुपये देते हुए उसका जो उप तहसील लाखेरी का कार्यालय है उसमें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऑनलाइन वायरस के शिकार हो जाए। OLX पर ठगी, अश्लील चैटिंग, ऑनलाइन क्राइम, रामगढ़ के वायरस, वो शातिर हैं, वो जालसाज हैं, वो ऑनलाइन के माहिर अपराधी हैं, वो क्राइम के वायरस हैं और एक बार जो इस वायरस की चपेट में आ गए तो फिर इनसे बच नहीं पाएंगे। इसलिए चौकन्ने रहिए, इनके झांसे में ना आइए, इनके भंवर में ना फंस जाना। सोशल साइट्स पर चैटिंग के वक्त बेहद सावधान रहना। बस एक क्लिक पर आप इनके माया जाल में फंस सकते हैं। गांव के पुलिस से 9 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। उनको ऑनलाइन ठगी के बिजनेस कर रहे थे, उनकी शिकायत प्राप्त हो रही थी। OLX पे ऐड दे करके टैक्स विज्ञापन डाल करके इस तरीके से ये ठगी की वारदात करते थे। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने OLX पर ठगी और सेक्स चैटिंग कर लोगों को ठगने वाले ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ऑनलाइन क्राइम के इन 9 वायरसों को दबोचा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जोहड़ के पास एक पेड़ के नीचे 9-10 युवकों को एक साथ बैठे देखा। ये सभी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। पुलिस को देखते ही सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 9 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने अपने गिरोह की क्राइम कुंडली खोली। युवकों को रामगढ़ थाना लाकर पूछताछ की तो उन्होंने OLX पर खुद को फौजी बताकर धोखाधड़ी करने, अपने वाहनों को बेचने के लिए फोटो अपलोड करने का गुनाह कबूल किया। लेकिन ठगी के आगे जो इन्होंने खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इन्होंने बताया कि अपने नापाक मंसूबों को सोशल साइट्स पर कैसे अंजाम देते थे। लड़कियों के नाम से फेसबुक, व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बनाते थे। इसके बाद सेक्स चैटिंग कर न्यूड वीडियो दिखाते थे। सामने वाले को भी अश्लीलता के लिए उकसाते थे। फिर शिकार का अश्लील स्क्रीन वीडियो बना लेते थे। सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते थे और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूला करते थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 15 मोबाइल, 19 सिम अलग अलग कंपनी में बरामद किए गए। अब तक ये लोग मिलाकर करीब 50 लाख के आसपास की ठगी कर चुके हैं। पकड़े गए 9 आरोपियों में से 8 अपराधी पिपरौली गांव थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी रायबका थाना सदर अलवर का रहने वाला है। अब तक की जांच में इस गिरोह ने 50 लाख की ठगी कबूल की है। पुलिस ने इनके पास से 15 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद किए हैं।
पुलिस अब इन क्राइम के वायरसों और इनके गैंग की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 अलवर। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 17 जून को धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार के बेटे पर हमला हुआ था। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसको लेकर सांसद रंजीता कोली और जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों का इस तरीके से हौसला बढ़ रहा है कि उनको जब मन में आए जिस तरीके से उनको अपराध के रूप में वो आकर के खड़े हो जाते हैं और किसी को भी घेर लेते हैं, तो आमजन का तो जीना मुश्किल हो ही रहा है। और हम सब पदाधिकारी माननीय आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये अपराधियों का हौसला बहुत बढ़ रहा है, इनको रोका जाए। और चलिए अब बात खबर के दमदार असर की। राजसमंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल मानसून की पहली बारिश में भीम उपखंड के पीपली नागर छपरा में मॉडर्न तलाई की पाल ढह गई। कई जगहों से सीमेंट भी उखड़ गई, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद भीम पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मॉडर्न तलाई का निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि पाल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। विकास अधिकारी ने तलाई के पाल की मरम्मत का आश्वासन दिया है। मॉडल तालाब का काम नरेगा के तहत किया गया था, उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके तहत मैं 20 तारीख को रविवार को पीपली नगर ग्राम पंचायत में गया था। तो वहाँ पर जो दीवार बनाई गई थी वो कुछ हिस्सा उसका रह गया था। उसकी हमने जयन और सबको बुला के जाँच की, उसमें अनियमितता पाई गई और संपूर्ण काम को हम पुनः वापस चालू करवा रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जयपुर में आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज यूनियन से बातचीत की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि रोडवेज एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ है। सब लोगों को हमने बुलाकर बात की और आप खुद जानते हैं रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है। रोडवेज के जितने कर्मचारी संगठन मजदूर साथी हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके मुद्दे उनकी मांगे बिल्कुल वाजिब है। इस वक्त कोरोना संकट में रोडवेज की स्थिति भी बिगड़ी। समय पर आप जानते हैं रिटायरमेंट के बेनिफिट हम नहीं दे पाए और इस वक्त जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट देने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या कर सकते हैं वो काम हम करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद चिंता जता चुके हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो गई लेकिन उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिले क्योंकि रोडवेज लगातार घाटे में। अभी बीच में कई जगह ये बात चली मेरे नाम से कि साहब रोडवेज की बसों से निजी बसें चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। रोडवेज का निजीकरण करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। रोडवेज हमारी लाइफलाइन है। हम रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ हैं। ये बात यदि कहीं भी छपी तो गलत छपी। मैं तो खुद बोलता हूं रोडवेज की बस स्टैंड के अंदर से ना तो कोई लोक परिवहन चलेगी ना ही प्राइवेट बस चले। हम रोडवेज के अंदर से नहीं चलाएंगे। कोई पहले से रोडवेज का कोई सिस्टम चल रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।